हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने किया था टाइप्स काइंड्स ऑफ नॉलेज, इसके सोर्सेज ऑफ नॉलेज, इसका मीनिंग भी मैंने आपको करवा रखा है। आज बीएड सेकेंड ईयर का आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। अगर किसी भी बच्चे ने पुराना लेक्चर नहीं देख रखा तो मैंने इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है नॉलेज एंड करिकुलम के नाम से। उसमें टॉपिक वाइज आपको हर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, फिर भी नहीं मिलता तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली लिंक जो है शेयर करवा दूंगी। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर मैं बीएड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी वीडियोज़ या फिर जो भी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आता है वो इसी चैनल पर डालती हूँ। क्योंकि मेरा ये न्यू चैनल है, इससे पहले जो पुराने वाला चैनल था मेरा प्रोफेशनल स्किल्स के नाम से, वो किसी कारण से यूट्यूब से रिमूव हो गया है। तो जैसे आप लोगों ने उस चैनल को सपोर्ट किया था, आई होप कि आप इस चैनल को भी सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ। तो सबसे पहले तो आपने इंट्रोडक्शन ही लिखनी है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान मानव जीवन का आधार है। मनुष्य अपने अनुभव, चिंतन, अध्ययन और सामाजिक संपर्क के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, तो क्या है ज्ञान, क्या है और अधिक जानना। जब तक हम में जिज्ञासा होगी और अधिक जानने की इच्छा होगी, और जानने की इच्छा को जब हम कंप्लीट करते हैं तो वही क्या है, ज्ञान है। ये किसी भी व्यक्ति से हम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई स्पेसिफिक पर्सन होना चाहिए जिसको उससे संबंधित मतलब कि अधिक हमसे अधिक जिसको ज्ञान होता है, जो हमसे अधिक उस चीज़ के बारे में जानता है, उससे अगर हम वो नॉलेज गेन करते हैं तो वही क्या है, ज्ञान है हमारा। तो मानव प्रकृति से ही जिज्ञासाशील है, यानी कि और अधिक जानने की इसमें इच्छा रहती है, जिसके कारण वह आसपास के वातावरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहता है। तो जब तक हम में जिज्ञासा नहीं होगी तब तक हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। परंतु यह तो केवल आरंभ ही है। समय के साथ साथ जब उसके ज्ञान का विकास होता है तो वह और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। जैसे ही देखो मनुष्य की एक चीज़ का ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है तो वो और अधिक जानने की इच्छा। मान लो आपको बाइक चलाना आ गया तो आगे आपकी इच्छा क्या रहती है कि मैं गाड़ी चलाना सीखूं। ठीक है, और मतलब कि अगर एक गाड़ी चला ली तो होती है कि उससे भी हाईली ब्रांडेड जो गाड़ी है वो मैं चलाऊं। यानी कि ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता, ये हमें और अधिक जानने की इच्छा हमें प्रेरित करता है। वैसे भी आज का युग विज्ञान का विस्फोट का युग है, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से ही हम सारी चीज़ें करते हैं। इसीलिए मनुष्य के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने ज्ञान को और भी बढ़ाए। ठीक है, तथा अपने ज्ञान को आधुनिक ज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयत्न करे, तभी वह आज के युग की बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल सकेगा। ठीक है, तो ये नहीं है कि आज आज का युग क्या है, मॉडर्न है, मॉडर्न एज एरा है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढालेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमारा पहनावा, हमारी नॉलेज इस अकॉर्डिंग नहीं होगी, पुरानी बातों तक ही हम सीमित रहेंगे या पुराने ज्ञान तक ही सीमित रहेंगे, तो हम आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। तो आज के अगर हमने दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है तो आज के युग के अकॉर्डिंग ही हमें अपने ज्ञान को और अधिक विस्तृत करना होगा। ऐसा ना करने पर उसका पिछड़ना लाजमी है। वही चीज़ है कि अगर वो आज के अकॉर्डिंग ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता तो इट मीन्स कि वह दुनिया से पिछड़ गया है। ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा प्रत्येक उम्र वर्ग के लोगों में होती है। यह छोटे से बालक से लेकर प्रौढ़ व्यक्तियों में भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक चाहे छोटा सा बच्चा हो, चाहे एक बूढ़ा व्यक्ति हो या फिर मिडिल एज का व्यक्ति हो, हर किसी को और अधिक जानने की इच्छा रहती है। यदि हम चाहते हैं कि बालक तथा प्रौढ़ों का मानसिक, शारीरिक तथा बौद्धिक विकास निरंतर होता रहे तो मनुष्य की जिज्ञासा की प्रवृत्ति को संतुष्ट करते रहना चाहिए।
कोई भी बच्चा अगर हमसे कोई क्वेश्चनिंग पुट अप करता है या कोई प्रौढ़ व्यक्ति अपने ज्ञान को विस्तृत करना चाहता है, तो उसके ज्ञान को हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि उसके ज्ञान को हम शांत करें, उसकी जिज्ञासा को शांत करें। शांत करने का मतलब क्या है कि जो भी वो जानना चाहता है उसको ये नहीं कि हाँ तुम ये नहीं जान सकते, तुम्हारी उम्र नहीं है, यानी उसके हर एक क्वेश्चंस को क्लियर करना ही हमारा पर्पस होना चाहिए, यानी उसको संतुष्ट करते रहना चाहिए। बालक के मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर एक व्यक्ति के अंदर और अधिक जानने की इच्छा रहती है। मान लो कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको हम टॉयज दे देते हैं तो क्या है, वो उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करता है कि ये कैसे चलेगा, कहाँ से म्यूजिक इसमें प्राप्त होगा। ठीक है, ये अगर मान लो गुड़िया लाकर दे देते हैं, वो कैसे, उसको क्या है, वो बैठाकर खाना खिलाता है, कभी कुछ करता है, यानी क्या है, वो और अधिक जानने की इच्छा एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति तक रहती है। तो टॉपिक क्या था हमारा, विधियाँ हैं। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं ज्ञान प्राप्ति करने के, ये सीमित नहीं है, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। फिर भी कुछ विधियाँ हैं इसकी, जैसे इंद्रिय अनुभव, तर्क, प्रामाणिकता, इंट्यूशंस होगी, अंतर्दृष्टि, एक्सपेरिमेंटेशंस, परीक्षण, अनुकरण, चर्चा। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट विधि है जो मेथड है हमारा इंद्रिय अनुभव, यानी कि सेंस एक्सपीरियंस। इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति को ही इंद्रिय अनुभव कहते हैं। जैसे मनुष्य की 5 इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, स्पर्श करना, स्वाद लेना, सूंघना। ठीक है, इससे क्या है, वो संसार को जानता है। जानने का मतलब ही क्या है, ज्ञान है। किसी चीज़ को देखकर वो ज्ञान प्राप्त करता है, सुनकर, सूंघकर, इन सब इंद्रियों के अनुभव से वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो इंद्रिय अनुभव के अनुसार भी हम ज्ञान को निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे फर्स्ट होता है हमारी ऑब्जर्वेशन मेथड। ये किसके अनुसार है, सेंसरी पीरियड, यानी कि इंद्रिय अनुभव के अनुसार। अवलोकन विधि, अवलोकन क्या है, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करके उसके बारे में सीखना या जानना। ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हमें प्रकृति के बाहरी रूपों का अवलोकन करना चाहिए। तो मतलब कि जो हम नेचुरल तरीके से सीखते हैं, नेचर से सीखते हैं, इस अवलोकन से हम अनेक बातों का ज्ञान होता है। प्रकृति का आदि कौन थे, विशेष तौर पर रूसो थे, वो क्या थे, नेचुरलिज्म को मानते थे, प्रकृति को मानते थे और प्रकृति को ही बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका मानते थे। रूसो का कहते थे कि बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़ दो, प्रकृति की गोद में छोड़ दो, वो प्रकृति को देखकर अपने आप ही सीखेगा, यानी कि अवलोकन करके, ऑब्जर्व करके। तो उनका कहना था कि प्रारंभ के वर्षों में बालक को प्रकृति की गोद में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। रूसो अध्यापक को अधिक महत्व नहीं देते थे, वो कहते थे कि टीचर का इसमें कोई रोल नहीं है, बच्चा जितना स्वयं ज्ञान प्राप्त करके सीखेगा वही उसका असली ज्ञान है। उसके अनुसार बालक का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक क्या है, प्रकृति ही है। जहाँ अवलोकन होगा वहीं निरीक्षण होगा, भी ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद ही वो उन सब चीज़ों के बारे में ऑब्जर्व करने के बाद ही सीखेगा। बालक अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करता है, यानी उसको ऑब्जर्व करता है, निरीक्षण के आधार पर ही उसे अनुभव होता है और फिर इन अनुभवों को ही हम अपने जीवन, समाज तथा देश के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जितना उसको नेचुरल तरीके से अनुभव, एक्सपीरियंस मिलता है, तो उसी एक्सपीरियंस को वो समाज के साथ जोड़ने का प्रयत्न करता है। अपने अनुभवों के साथ साथ हम दूसरे के अनुभवों को सुनते हैं और इन अनुभवों के आधार पर हम कोई मत बनाते हैं तथा अधिक अनुभव की सहायता से अपने बनाए हुए मत की परख भी करते हैं। तो जैसे मान लो हमारी सोच किसी के बारे में क्या है, उससे हमें जो एक्सपीरियंस प्राप्त होता है और जो प्रकृति में हम नेचुरल तरीके से सीखते हैं, तो उन दोनों में परख करते हैं, समझते हैं कि इन दोनों से बेहतर तरीका कौन सा है। इसके पश्चात अनुभवों द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान की व्याख्या करते हैं और उस ज्ञान को तर्कपूर्ण ढंग तथा सुव्यवस्थित रूप से संगठित करते हैं तथा उस ज्ञान को स्वीकार करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि रूसो क्या कहते हैं कि बच्चे को प्रकृति की गोद में आज़ाद छोड़ दो, बच्चा नेचुरल तरीके से, अपने ही तरीके से कभी किसी चीज़ को गलत करेगा, ठीक करेगा, फिर उसके बारे में माइंड लगाएगा अपना,
अपने ही तरीके से वो उन चीज़ों को सही करेगा। तो नेचुरल तरीके से वो जो ऑब्जर्व करके सीखता है वही क्या है, ज्ञान है। सेकंड क्या आता है इसमें, इंद्रिय अनुभव के अनुसार करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। जब बालक इंद्रियों का प्रयोग कर रहा होता है तो किसी कार्य को कर रहा होता है, कार्य करने से उसे उस कार्य से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। इस विधि से ज्ञान प्राप्त करना रुचिकर तथा सहज होता है तथा बालक का आत्मविश्वास बढ़ता है। यानी जब तक हम किसी चीज़ को खुद एक्सपीरियंस तौर पर नहीं कर लेते तब तक ज्ञान अधूरा माना जाता है। मान लो हमें लगा लो कोई गाड़ी या बाइक के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त है, नॉलेज प्राप्त है कि हाँ ये उसका क्लच है, ये ब्रेक है, यहाँ से रेस है, अगर हम फर्स्ट गियर लगाते हैं तो कितनी स्पीड पर जाती है, सेकंड गियर। लेकिन जब तक हम गाड़ी खुद ड्राइव करके नहीं देखेंगे तब तक हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक हमें उस चीज़ से रिलेटेड एक्सपीरियंस प्राप्त नहीं होता, यानी कि खुद करके देखना। थर्ड आगे वही अनुभव से सीखना कि जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वह स्वयं अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करता है, यानी कि एक्सपीरियंस से सीखना। जैसे हम दूसरों को किसी कार्य को करते हुए देखकर पूरी तरह उस कार्य को नहीं कर सकते, इसी प्रकार हम सत्य का ज्ञान दूसरों द्वारा किए अनुभव पर निर्भर करके प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य को उसके स्वयं के अनुभव उसकी खोज ही बनाते हैं। अनुभव ही जो मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है। जो मैंने एग्जाम्पल पहले दी थी ना, वही है कि जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे उस चीज़ का, हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। फोर्थ आता है इसी में दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री आज के युग की एक महत्वपूर्ण देन है। ज्ञान प्राप्ति करने की विधियों के लिए यह सामग्री बहुत उपयोगी है। इसका प्रयोग करके बालक अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग से एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग हो सकता है। अधिक ज्ञान के साथ साथ इसे सहज ढंग से भी प्राप्त किया जा सकता है। दृश्य श्रव्य सामग्री बच्चे को प्रेरणा प्रदान करती है। विशेष सामग्री को अर्जित करने में कोई कठिनाई नहीं होती, तो सरलता के साथ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। देखो सिंपल सी भाषा में समझाती हूँ कि जो चीज़ हम देखकर या सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमें इजीली याद हो जाती है। मान लो आप टीवी पे देखो, क्वेश्चन बच्चे को इतनी आसानी से याद नहीं होते, लेकिन टीवी के सीरियल लगा लो, कोई गेम लगा लो, या जो भी बच्चा टीवी में देखता है वो देखता भी है और सुनता भी है, वो झट से उसे याद हो जाते हैं। बच्चे को देखो क्वेश्चन के आंसर याद नहीं होते, लेकिन इतने बड़े बड़े सॉन्ग, इतनी बड़ी बड़ी मूवी उसे याद रहती है। तो जब तक बच्चे को ऑडियो वीडियो एड के द्वारा नहीं सिखाया जाता तब तक उसका ज्ञान पूर्ण नहीं होगा। यानी दृश्य श्रव्य सामग्री से बच्चा जो है इजीली ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो इसकी विशेषताएं हैं, वही है कि हमें फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है, इंद्रिय अनुभव के द्वारा सीखना, उसी की है। ये विशेषताएं क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इससे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्यवहारिक अनुभव पर ये आधारित होता है। बाल्यावस्था में अधिक प्रभावी होता है कि जब जो बच्चा होता है जब तक वो इंद्रियों के अनुभव से नहीं सीखेगा तब तक उसका ज्ञान स्थायी नहीं माना जाएगा। जैसे उदाहरण मैंने पहले भी बताई थी कि आग को छूने से जलन का अनुभव होता है, फूल को देखकर ही उसके रंग का ज्ञान होता है। तो वही है इंद्रियों के अनुभव से सीखना। शैक्षिक महत्व क्या है इसका कि शिक्षण को गतिविधि आधारित बनाता है। ये प्रयोगशाला, शैक्षिक भ्रमण हो गए, प्रोजेक्ट कार्य इसके लिए उपयोगी है। लर्निंग बाय डूइंग को ये बढ़ावा देता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हम लिख सकते हैं, सीमाएं, कि इंद्रियां भ्रमित कर सकती हैं। कई बार प्रकृति से सीखा हुआ ज्ञान क्या है वो अधूरा माना जाता है और इसका नतीजा कुछ और होता है, तो ये भ्रमित कर सकते हैं। हो सकता है कुछ आंखों से देखा ज्ञान असली ना हो, मतलब कि उसके पीछे कुछ लॉजिक और हो। केवल अनुभव पर आधारित ज्ञान भी अधूरा हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है इसका तर्क के आधार पर जो तर्क वितर्क करते हैं उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें दो तरह की विधियां होती हैं, जैसे आगमन है, निगमन है। आगमन क्या, जैसे विशेष से सामान्य की ओर जाती है। सबसे पहले हम विशेष चीजें सीखते हैं, फिर सामान्य। निगमन इसकी उल्टी होती है। विशेषताएं जैसे कारण,
परिणाम संबंधित स्थापित करता है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है। तो देख लेते हैं हम तर्क के बारे में, तर्क बुद्धि के बारे में, कि कई बार बालक को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करना पड़ता है। यह तर्क वितर्क करते हुए विवेक के साथ ज्ञान अर्जित करता है। तर्क बुद्धि के अंतर्गत दो विधियों का प्रयोग होता है, वही है कि तर्क वितर्क के माध्यम से अपने मानसिक स्तर को बढ़ावा देकर अपनी बुद्धि को और अधिक प्रभावित करके जो सीखता है बच्चा तर्क वितर्क करके, रीजनिंग पावर के द्वारा। तो आगमन विधि क्या है? इस विधि में विशेष से सामान्य की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र का पालन किया जाता है। इस विधि द्वारा बालकों का ध्यान अनेक विशेष उदाहरणों की ओर आकर्षित किया जाता है। यानी सबसे पहले इसमें क्या है, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और उसके बाद ही सिद्धांत का निर्माण होता है। मान लो आपा कहते हैं कि आपने क्रो देखा है, एक क्रो था वह काले रंग का था, तो दूसरा क्रो देखा वो भी काले रंग का था, तीसरा देखा वो भी काला ही था। तो इस प्रकार बच्चे क्या कह सकते हैं कि क्रो का कलर कौन सा होता है? ब्लैक होता है। जो कोआ होता है वो काले ही रंग का होता है। तो यह विधि भूगोल हो गया, गणित हो गए, हमारे विज्ञान हो गए, भाषा व्याकरण होगी, तो इन के लिए काफ़ी ये उपयोगी है। सेकंड विधि इसमें आ जाती है निगमन विधि, डिडक्टिव, जो कि इसकी उल्टी होती है। तो यह विधि आगमन के विपरीत होती है। इस विधि में सामान्य से विशेष या नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, यानी पहले नियम बताते हैं फिर एग्जाम्पल, उसमें पहले एग्जाम्पल्स थे फिर नियम थे। इस नियम का तो पहले से ही पता होता है तथा उस नियम की सत्यता को परखा जाता है। जैसे हमें नियम तो पता ही है कि ये वाली नियम है, सिर्फ सत्यता को परखा जाता है कि ये जो नियम है वो सच है या नहीं सच। जैसे गणित का एक नियम है कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग दो समकोण होता है, ठीक है, ये नियम है उसका। तो इसकी पुष्टि कैसे करते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीन कोनों को माप कर की जा सकती है। तो इसकी पुष्टि क्या, इसकी सत्यता की हम परख कर सकते हैं कि इसकी तीन कोण होते हैं, तीन कोने होते हैं, ठीक है, कि यह कथन सत्य है, उचित है तथा हम इसे स्वीकार कर लेते हैं। तो ये ज़्यादातर प्रयोग किसमें होती है? साइंस में, मैथ्स में, ज्योमेट्री में, इन विषयों में ये उपयोगी होती है। तो शैक्षिक महत्व इसका लिख सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्रिटिसिज्म जो सोच है, क्रिटिसाइज करती है, उसको विकसित करती है। गणित तथा विज्ञान की विधियों के लिए उपयोगी है। सीमाएं भी लिख सकते हैं, थोड़ी सी लिमिटेशन, कि केवल तर्क से व्यवहारिक अनुभव नहीं होता, क्योंकि क्या है इसमें नियम बताए जाते हैं, बस नियम की परख की जाती है, हम जो है फॉर्मूला लगाकर इसको सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस इससे नहीं मिलता बच्चे को। तो कई बार हो जाता है कि तर्क वितर्क से उसमें भ्रम हो जाता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। थर्ड जो आता है, ठीक है, ये है प्रमाण, हमारी अथॉरिटी, कि किसी विशेषज्ञ, प्रमाणिकता, अथॉरिटी, विशेषज्ञ होता है, इसमें कोई एक शिक्षक होता है जो परंपरा के आधार पर ज्ञान स्वीकार करना प्रमाण कहलाता है, यानी जिसकी अथॉरिटी होती है, कोई विशेषज्ञ है। मान लो हमने कोई साइंस का कुछ पढ़ना है तो किसके पास जाएंगे हम? जो साइंस का एक्सपर्ट टीचर है, जिसने एमएससी साइंस कर रखी है, हम उसी से उन चीज़ों को प्राप्त करते हैं, यानी कि किसी विशेषज्ञ के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। जैसे शिक्षक द्वारा कोई भी जानकारी दी जाती है, पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान होता है, इसमें धार्मिक ग्रंथ होते हैं, तो इसमें क्या है कि समय की बचत होती है, संस्कृति का ज्ञान का भी संरक्षण होता है। शैक्षिक महत्व लिख सकते हैं कि विद्यालय शिक्षा का मुख्य आधार है, विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सीमाएं हो जाती है इसकी, जैसे अंधविश्वास की संभावना रहती है, इसमें थोड़ा सा आलोचनात्मक सोच का भी अभाव रहता है। फोर्थ आता है हमारा इंट्यूशन क्या होती है कि तर्क या अनुभव के अचानक सत्य का बोध होना। इंट्यूशन क्या होता है, जैसे मान लो हम समाधि लगाकर बैठ गए तो हमें अंतर्ज्ञान, जो अंतर्दृष्टि से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है? इंट्यूशन, यानी कि अंतर्दृष्टि कहलाता है। तो क्या है, ये आंतरिक चेतना पर ही आधारित होती है, यानी कि हमारी इंटरनल पावर रहती है, इसमें आध्यात्मिकता और नैतिकता में सहायक होती है। तो उदाहरण क्या दे सकते हैं कि किसी भी समस्या का, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको ये सारी चीज़ें समझाई थी कि इंट्यूशन क्या होता है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। शैक्षिक महत्व, रचनात्मकता का विकास होता है, इसमें नैतिक शिक्षा में उपयोगी होता है। सीमाएं, लिमिटेशन लिख सकते हैं इसकी, तो इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं एक बार। एक इंट्यूशन क्या होता है कि अंत प्रज्ञा का सहज बोध भी कहा जाता है, जैसा कि हम पहले भी विवेचना कर चुके हैं कि इस विधि में ज्ञान सहज बोध से प्राप्त
प्राप्त होता है। सहज बोध का स्वरूप समग्रता की अनुभूति में है और मानव ज्ञान इसी अनुभूति से प्रारंभ होता है। बुद्धि का विश्लेषण, सामान्यीकरण, विभेदीकरण आदि की प्रक्रियाएं जो है बाद में आती है। इस प्रणाली के समर्थक हेनरी बर्गर्स थे। बर्गर्स ने सबसे पहले अधिक प्रभावशाली ढंग से अंतःप्रज्ञा को एक दार्शनिक प्रणाली के रूप में अर्थात जीवन और जगत के वास्तविक स्वरूप को समझने के साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। सहज बोध विधि से आगे रहता है। बुद्धि से इन सब का अपूर्ण ज्ञान तो हो ही जाता है, परंतु पूर्ण ज्ञान सहज बोध द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। उदाहरण के तौर पर व्यापार में सहज बोध की प्रतिभा दूरदृष्टि का एक अनिवार्य तत्व है। सहज बोध दर्शन में एक विधि के तौर पर आने से पहले काव्य और विश्वासों में अभिव्यक्ति हो जाती है तथा इसे ज्ञान की छठी इंद्रियों से संबंधित ज्ञान भी कह देते हैं। अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ। जैसे व्यापार, मान लो शेयर मार्केट है, तो क्या है, शेयर मार्केट का हम पहले से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं, जिसको इसमें नॉलेज होती है, पहले से ज्ञान प्राप्त होता है कि आज क्या है, इन्वेस्टमेंट इतनी करेंगे तो इतना लॉस होगा, तो थोड़ा सा अंदाज़ा पहले से लगा लेना। जैसे मैंने आपको समाधि का योग का बताया था ना, जैसे आप अंतर ध्यान, अंतर मुद्रा में बैठते हैं तो इंटरनली जो शक्ति हमें अंदर से जो शक्ति प्राप्त होती है, अंदर से जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं तो उस पर विश्वास करते हैं हम। तो विश्वास करने का एक लॉजिक ये होता है कि उन सब चीज़ों की हम सत्यता की भी परख करते हैं कि हाँ ये चीज़ ठीक हो सकती है या गलत। ठीक है, तो व्यापार का एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं कि मान लो हम मार्केट में कोई चीज़ लेकर आते हैं, अगर उसकी हमें डिमांड दिखती है ना कि डिमांड है, तो हम उस चीज़ को लेकर आएंगे, उसका प्राइस थोड़ा लॉस कम रखेंगे ताकि जो है वो ज़्यादा बिके, तो धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। तो इंट्यूशन क्या है, जो आंतरिक सहज बोध जो ऑटोमेटिकली आ जाता है, बिना प्रैक्टिस के भी, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उससे और अधिक आ जाता है। तो सहज बोध, अचानक ही किसी समस्या का समाधान निकल आना, वो चीज़ भी हम कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आपात वचन अधिकारी। ये 4th पॉइंट पे मत लेना भाई कि ऐसे है ना, ओ सॉरी, क्या हो गया, हाँ जी, आपत वचन का लिया था ना अपने। हाँ, नेक्स्ट है हमारा आपत वचन अधिकारी टेस्टिमोनी। तो आपत वचन वह ज्ञान है जिन काव्यों की प्राप्ति के लिए हमें विशेषज्ञों, तो इसमें क्या है, एक टेस्टिमोनी अथॉरिटी यानी कि विशेषज्ञ एक अधिकारी होता है। विशेषज्ञ जैसे मैंने साइंस का एग्जांपल दिया था, वही ज्ञान है ये। तो इसको पढ़ लेना कि ये सभी विशेषज्ञ विशेष के ज्ञाता होते हैं। हमारे ज्ञान में से एक बहुत बड़ा भाग इन विशेषज्ञों की अभिव्यक्ति के द्वारा ज्ञान होता है। इस ज्ञान का ना तो संबंध इंद्रियानुभव से है तथा ना ही तर्क बुद्धि से है। यह ज्ञान तो हमें विशेषज्ञ में विश्वास करके ही प्राप्त होता है। यानी अगर मैथ का टीचर है, मैथ का साम हमें समझा देता है, तो हम उसी का विश्वास करके वो फॉर्मूलाज लगाकर उसको कर सकते हैं। या साइंस का है या किसी भी टीचर का, ये विशेषज्ञ पर निर्धारित है। जैसे पृथ्वी क्या है, सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, तो ये सत्य है, तो इसको हम जुठला नहीं सकते। उसका परीक्षा, ये आपत वचन अधिकारी ना, ये 4th पॉइंट ऐसे मत लिखना 4th, ये आपका अंत प्रज्ञा, 1 मिनट, ये था जैसे इंट्यूशन 4th पॉइंट है, अंतर्दृष्टि ही आपका इंट्यूशन, ये अंत प्रज्ञा अंत दृष्टि ही है। ठीक है, 4th पॉइंट आ गया ये अंत प्रज्ञा। उसके बाद ये 5th है आपत वचन अधिकारी, 5th पॉइंट आ गया। 6th है आपका परीक्षण या प्रयोग, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे इसमें समस्या की पहचान करते हैं, परिकल्पनों का निर्माण करते हैं, फिर प्रयोग करते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना। मान लो आपको रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च में क्या है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने, प्रॉब्लम चूज़ करेंगे। प्रॉब्लम चूज़ करने के बाद फिर हम सैंपल निर्धारित करेंगे कि हमने इतने बच्चों का डाटा एकत्र करना है, उस पर कौन सा मेथड अप्लाई करके हम स्टैटिस्टिकली मेथड का निर्माण करके, तो ये क्या है, हाइपोथेसिस के अंदर आ जाता है। परिकल्पना करते हैं कि ये मेथड लगाएंगे, इसका निष्कर्ष हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल, चलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने प्रयोगात्मक तरीके से।
विशेषताएं लिख सकते हैं कि ये वस्तुनिष्ठ है, प्रामाणिकता पर आधारित है, सत्यापन है। शैक्षिक महत्व लिख सकते हैं कि ये विज्ञान शिक्षण में अत्यंत उपयोगी होती है, स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। सीमाएं लिख सकते हैं कि सभी विषयों में प्रयोग संभव नहीं है। तो सेवंथ क्या आ गया, इमिटेशन, कि दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, अपनी मदर को देखता है कि वो कैसे करती है, तो बच्चा भी उसी प्रकार की नकल करके सीखता है। देखो फर्स्ट क्लास का बच्चा है, वो क्लास में जाता है ना कि टीचर कैसे पढ़ाती है, वो घर आकर उसी तरह की इमिटेशन करता है। किसी को बच्चा बना लेगा, फिर वो पढ़ाएगा कि हाँ ये सम ऐसे करवाएगा। तो वही ज्ञान क्या है, इमिटेशन ज्ञान है। जैसे बच्चा माता पिता की भाषा सीखता है, शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण करते हैं। ठीक है, तो शैक्षिक महत्व लिख देना। ये मैंने सिंपली शॉर्ट में समझा रखा है ये क्वेश्चन, इसको आपने डीपली लिख देना इन पॉइंट्स को। ठीक है, जैसे शैक्षिक महत्व क्या है, चरित्र निर्माण में सहायक है, शिक्षक को आदर्श होना चाहिए। सीमाएं क्या है कि गलत आदतें भी सीखी जा सकती है। मान लो कोई बड़ा है, वो थोड़ा गलत कर रहा है, तो बच्चा भी उसी को देखकर गलत तरीके से सीखेगा। उसके बाद 8th पॉइंट आ गया हमारा, डिस्कशन एंड रिफ्लेक्शन, चर्चा एवं चिंतन, यानी कि विचार विमर्श करके आत्मचिंतन के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें क्या है कि हमारे विचारों की स्पष्टता आ जाती है, डेमोक्रेसी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, आलोचनात्मक सोच हम में विकसित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप 9th पॉइंट लिख सकते हो, ये एकाग्रता और ध्यान कि एकाग्र होकर किसी भी चीज़ के बारे में सीखना, वही क्या है, ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान की जो हमें प्राप्ति होती है, उसके लिए एकाग्रता के साथ ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो विवेकानंद ने इसको बहुत महत्व दिया है। उसके बाद ये प्रयोगात्मक विधि वही है जो मैंने पीछे करवाई थी, आप ये लिख देना। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड जो करवाया था ना, ये वाला आपको दिखाती हूँ मैं, ये एक्सपेरिमेंटल, तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये वाली लिख देना आप, ये वाली। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि के प्रयोग करके ये चीज़ें प्राप्त कर सकती है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी होता है, एक समस्या समाधान विधि होता है। तो समस्या समाधान विधि क्या होता है कि कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम होती है, उस समस्या का सल्यूशन निकालना। तो समस्या समाधान विधि भी ज्ञान प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। जब कोई व्यक्ति या समूह किसी समस्या को लेकर उसका समाधान प्रक्रिया में सोच विचार करता है तथा उस समस्या के समाधान हेतु उसके मन में जो विचार आते हैं वे अवश्य ही समाधान के पश्चात ज्ञान में परिवर्तित हो जाते हैं। जब किसी व्यक्ति ने किसी समस्या का समाधान करना होता है तो वह समस्या के बहुत से पहलुओं को सामने रखकर सोच विचार करता है तथा दूसरे व्यक्तियों से भी विचार विमर्श करते हुए समस्या के समाधान हेतु उसके सामने बहुत से विकल्प आते हैं। जो विकल्प सबसे सही लगता है वही समस्या का समाधान करके वो ज्ञान को प्राप्ति कर लेता है। यानी कि वही है, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, उस चीज़ को सोल्यूशन निकालना, चिंतन के द्वारा भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं, किसी से डिस्कस करके भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस लिख सकते हो इनकी, कि शिक्षण को अनुभवात्मक एवं क्रियात्मक बनाया जाए, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाए, प्रयोग एवं परियोजना विधि का उपयोग बढ़ाया जाए, शिक्षक आदर्श आचरण प्रस्तुत करें, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित किया जाए। तो ऑल ओवर कंक्लूजन हम देखते हैं, कंक्लूजन क्या कह सकते हैं कि ज्ञान प्राप्ति की कोई एक विधि पूर्ण नहीं है। प्रभावी शिक्षण के लिए अनुभव, तर्क, प्रमाण, अंतर्दृष्टि, प्रयोग, अनुकरण सबका उपयोग आवश्यक है। इन सभी का विधियों का उपयोग संतुलित प्रयोग से विद्यार्थियों का बौद्धिक, नैतिक तथा सामाजिक विकास कर सकता है। अतः शिक्षक का कर्तव्य है कि वह परिस्थिति के अनुसार उचित विधि का चयन करके शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी एवं अर्थपूर्ण बनाए। ठीक है, तो दोबारा एक बार रिपीट करती हूँ। सबसे पहले आपने क्या है, ज्ञान का इंट्रो देनी है आपने कि ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान क्या है, जिज्ञासा है हमारी और अधिक जानने की इच्छा को ज्ञान कहा जाता है। इसके कई टाइप्स हैं। इंद्रिय अनुभव जो इंद्रियों के माध्यम से सीखा जाता है, इसमें अवलोकन विधि है जिसमें ऑब्जर्व करके सीखता है बच्चा, लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सीखता है, एक्सपीरियंस से सीखता है, ऑडियो वीडियो एड से सीखता है। उसके बाद सेकंड जो विधि है हमारी, तो वो तर्क बुद्धि है।
तो सेकंड क्या में आ गया था अपना तर्क, यानी कि तर्क वितर्क के आधार पर अपनी बुद्धि के माध्यम से हम सीखते हैं। और थर्ड पॉइंट आ गया था हमारा तर्क बुद्धि में हम आगमन और निगमन विधि लेते हैं दोनों प्रकार से, जो मैंने अच्छी तरह समझा दिया था। थर्ड क्या होता है प्रामाणिकता, यानी कि अथॉरिटी, प्रमाण के आधार पर जब निष्कर्ष निकालते हैं किसी भी ज्ञान को हम विशेषज्ञ के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा प्रामाणिकता के आधार पर जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। फोर्थ आ गया था इंट्यूशन, यानी कि अंतर्दृष्टि, यानी अनुभव के अचानक सत्य का बोध होना बिना तर्क या अनुभव के, यानी अंतर्दृष्टि इंट्यूशन, अचानक ही हमें किसी चीज़ का सल्यूशन निकलकर हमारे सामने आ जाना, अचानक सत्य का बोध हो जाना कि हाँ ये चीज़ ऐसी थी। तो ये आंतरिक चेतना पर निर्भर करती है, जिससे आध्यात्मिक हमें ज्ञान प्राप्त होता है, किसी भी समस्या का अचानक जब समाधान मिल जाता है। तो इंट्यूशन वही चीज़ होती है, इंट्यूशन अंतःप्रज्ञा, यानी भी किसी भी चीज़ का अचानक सत्य का बोध होना, चाहे हम समाधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सहज बोध, अचानक ही किसी समस्या का समाधान निकल सकते हैं। इसमें हम इंट्यूशन में ये चीज़ कह सकते हैं भी जिसका हमें एक्सपीरियंस थोड़ा सा पहले से प्राप्त होता है, और हम जैसे ही कोई कल्पना शक्ति लगाते हैं या ध्यान मगन होकर किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं तो वो आसानी से इजीली निकल जाता है। उसके बाद आपात वचन अधिकारी, यानी कि टेस्टिमोनी, जो हमें विशेषज्ञ के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। एक्सपेरिमेंटल के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो आ जाता है इसमें। इमिटेशन, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। चर्चा, यानी कि डिस्कशन करके ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। एकाग्रता और ध्यान, कंसंट्रेशन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि, जो मैंने पहले ही बता दी थी, समस्या समाधान विधि, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका समाधान निकालना। तो ओवरऑल क्या है कि कोई भी व्यक्ति है वो ज्ञान प्राप्त अधिक अन्य तरीकों से सीख सकता है। इसके लिए बहुत से मेथड्स आते हैं, कोई भी एक मेथड्स से स्पेसिफाई ये चीज़ नहीं होती कि इसी मेथड से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी ज्ञान प्राप्त करने की बहुत सी विधियां हैं, विधियां जितनी भी हो असीमित है, इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और बच्चों को भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर किसी भी बच्चे की कोई भी क्वेरी है या कुछ समझ नहीं आता, या आप चाहते हो कि मैं लेक्चर डेली आपको प्रोवाइड करवाऊँ, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।